Hello friends, how are you? Welcome back to our channel Online GS by दिवाकर एंड दिस इज सत्यम परमार। फ्रेंड्स, जो अपनी सीरीज चल रही थी 10,000 प्लस क्वेश्चंस वाली, जिसमें कि ज्योग्राफी से संबंधित जितने भी PYQs आपके हुए हैं ज्योग्राफी एग्जाम्स के, उन सभी को डिस्कस करेंगे। और उसी सीरीज़ में हम जो डिस्कस कर रहे थे यूपी PGT 2006 का जो पेपर है उसको डिस्कस कर रहे थे, जिसके पार्ट 2 कंप्लीट कर लिए हैं और ये आज का पार्ट 3 है। तो अगर आपने अभी वो 2 पार्ट नहीं देखे तो आप उनको जा करके देख लीजिए। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। इसमें आपका पहला ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत की भू सीमा व जल सीमा का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही दिया गया है। तो इसमें भू सीमा यानी कि जो स्थलीय सीमा है और जो जल सीमा है उसको मिलाकर पूछा गया है। तो भारत की भू सीमा कितनी है, ये हो जाएगी आपकी 15,200, ये तो सभी को पता होगा। और जल सीमा कितनी हो जाएगी 7,516.6 किलोमीटर, ये कितनी हो जाएगी भारत की जलीय सीमा हो जाएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे है, ये कैसा द्वीप है, ये प्रवाल द्वीप है, ज्वालामुखी द्वीप है, या फिर निमज्जित श्रेणियों के अवशेष हैं, या फिर निक्षेप जनित द्वीप हैं। तो ये आपका जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है वो एक प्रकार का एक निमज्जित श्रेणियों के अवशेष के रूप में बचा हुआ है, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में निमज्जित अंतः समुद्री कटक है ये, और यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और यह कटक अंडमान द्वीप से लेकर के सुमात्रा द्वीप तक फैला हुआ है। कहाँ से लेकर के कहाँ तक है ये, अंडमान द्वीप से लेकर के सुमात्रा द्वीप तक है। और इस प्रकार यह द्वीप कैसा है, निमज्जित श्रेणियों के अवशेष के रूप में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका है डंकन पास पड़ता है। डंकन पास किस किस के बीच में पड़ता है, भारत श्रीलंका के बीच में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच में, या फिर उत्तरी अंडमान दक्षिणी अंडमान के बीच में, या फिर आपका जो दक्षिणी अंडमान है एवं लघु अंडमान है उसके बीच में। तो जो आपका जो डंकन पास है वो दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से अलग करता है। डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। मेघालय की गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ संरचना दृष्टि से किससे संबंधित हैं। इसमें ये पूछ रहा है कि ये जो पहाड़ियाँ हैं गारो खासी जयंतियाँ, ये किसका पार्ट है, हिमालय की श्रेणियों का, अरावली श्रेणियों का, प्रायद्वीप पठार का, या फिर अराकान श्रेणियों का। तो जब आप हिमालय का मैप देखेंगे, इंडिया का मैप देखेंगे, उसमें जब आप हिमालय को देखेंगे तो ऐसा लगता है कि जो गारो खासी जयंतियाँ ये हिमालय का पार्ट है, लेकिन ये हिमालय का पार्ट नहीं है। ये कहाँ का पार्ट है, ये प्रायद्वीप पठार की है। कहाँ की है, ये प्रायद्वीप पठार का पार्ट है, हिमालय का नहीं है। व्याख्या इसकी देख लेते हैं। मेघालय की जो गारो खासी जयंतियाँ हैं ये संरचनात्मक दृष्टि से प्रायद्वीप पठार से संबंधित हैं। मेघालय की पठार की चट्टानें छोटा नागपुर के पठार की चट्टानों में समानता रहती है। प्रारंभ में ये जो पठार मुख्य पठार से जुड़ा हुआ था, बंगाल की खाड़ी के निर्माण के बाद में यह मुख्य पठार से अलग हो गया। यानी कि जब बंगाल की खाड़ी वहाँ पर नहीं थी उससे पहले जो ये था प्रायद्वीप भारत का जो पठार है ये किससे जुड़ा हुआ था, मेघालय से जुड़ा हुआ था, जिसका के पार्ट थी गारो खासी और जयंतियाँ पहाड़ियाँ थी। लेकिन एक टाइम में ऐसा आया कि यहाँ पे बंगाल की खाड़ी का निर्माण हो गया, जिसके कारण कि जो गारो खासी जयंतियाँ ये ऊपर पहुँच गई और प्रायद्वीप पठार कहाँ पे रह गया, यहाँ पे नीचे रह गया था। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए पार्ट किसका है तो ये प्रायद्वीप पठार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका पूर्वी घाट पर्वत एवं पश्चिमी घाट पर्वत मिलते हैं, ये कहाँ पे मिलते हैं। एक ऐसा पॉइंट आता है, ये देखो आपका ये इंडिया है, इधर आपके पूर्वी घाट आ रहे हैं और इधर आपके कटे फटे कौन से आ रहे हैं, ये पश्चिमी घाट आ रहे हैं। कटे फटे क्यों, क्योंकि ये नदियों ने काटे हुए हैं और ये एक जगह पे यहाँ पे आकर के मिल जाते हैं। तो ये जिस जगह पे मिलते हैं उस जगह को नाम क्या दिया गया, कौन सी पहाड़ियों पर आकर ये मिलते हैं। तो ये जो पहाड़ियों पर आके मिलते हैं, यहाँ पे एक पहाड़ी है अन्नामलाई की पहाड़ी, कौन सी हो जाएगी आपकी अन्नामलाई की पहाड़ी, जहाँ पर कि आपके पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट दोनों मिलते हैं। ठीक है, व्याख्या देख लो इसकी। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी एवं पश्चिमी घाट पर्वत के मिलन स्थल नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियों में भी कहाँ पे है, ये अन्नामलाई की पहाड़ी। ठीक है, और नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं, पालघाट दर्रे द्वारा पृथक हो गई हैं। अन्नामलाई की पहाड़ियों की एक शाखा है इलायची की पहाड़ियों के रूप में स्थित है। ठीक है, ये जो इलायची की पहाड़ियाँ हैं
ये जो कार्डामम की पहाड़ियाँ भी इनको बोला जाता है, ये कहाँ पे है? ये भी अन्नामलाई की ही पहाड़ी की शाखा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इसमें आपका क्वेश्चन कह रहा है, ये असरसन रीजन का है। पश्चिमी घाट अरब सागर से तीव्र ढाल कगार के रूप में खड़े हुए हैं। ठीक है, रीजन क्या दे रहा है इसका वो देख लेते हैं। रीजन इसमें दे रहा है ये कि पश्चिमी घाट भ्रंशन कगार के द्योतक हैं। रीजन का इसका सही दिया गया है, क्यों वहाँ पे ये कगार बिल्कुल खड़े हैं, जिसके कारण क्या होता है यहाँ पे भ्रंश कगार बनते हैं। तो ये आपका असरसन और रीजन दोनों सही हो जाएंगे। इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ए और आर दोनों सही हो जाएंगे, उनकी व्याख्या हो जाएगी। देख लीजिए व्याख्या इसकी। पश्चिमी घाट अरब सागर से तीव्र ढाल से खड़ा हुआ है ये, और पश्चिमी घाट दक्षिणी पठार की पश्चिमी सीमा बनाता है। जो पश्चिमी घाट है, दक्षिणी पठार है, उसकी पश्चिमी सीमा ही बनाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और जो संरचनात्मक दृष्टि से एक इकाई के रूप में है, और यह उत्तर में ताप्ती के मुहाने से दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरीप तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में ये फैला हुआ है। हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, परंतु ये वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है। यानी कि कैसी नहीं है? वास्तविक नहीं है। हिमालय के बाद में सबसे लंबी है, लेकिन इसका कोई ज़्यादा महत्व तो नहीं है। प्रायद्वीप पठार का ही एक भ्रंश कगार है, जो अफ्रीका के भारत से अलग होते समय उत्पन्न हुआ था। तो ये जो आपका रीजन और असरसन दिया गया है वो दोनों ही सही हो जाएंगे, और एवं उनकी व्याख्या भी सही हो जाएगी। कार्डामम पहाड़ी को और किसके नाम से जाना जाता है? ये लिए आपके क्वेश्चन आ गया। इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको पालनी की पहाड़ियों के नाम से भी, जो कार्डामम या फिर इलायची की पहाड़ी है, उसका अन्य नाम आप पालनी की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। पालनी पहाड़ी दक्षिण भारत के दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु में स्थित है, और पश्चिमी घाट और इलायची पहाड़ियों का एक पूर्ववर्ती विस्तार है। दक्षिण में पालनी पहाड़ियाँ अचानक तीखे ढाल के रूप में समाप्त हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। आम्र बौछार है। आम्र बौछार क्या होती है? चक्रवाती वर्षा होती है, पर्वतीय वर्षा होती है, मानसून पूर्व वर्षा होती है, आम के बाग में कृत्रिम वर्षा होती है। तो ये जो मानसूनी पूर्व यानी कि मानसून आने से पहले ये वर्षा होती है, जिसको कि आम्र बौछार कहा जाता है। इससे क्या होता है कि आम पक जाते हैं जल्दी से, इसीलिए इसका क्या बोला जाता है? इसके आने के कारण ही आमों में पकन पैदा होती है, इसलिए इसको आम्र बौछार या फिर आम्र वर्षा कहा जाता है। ये कहाँ पे होती है? दक्षिण भारत में होती है। और ग्रीष्म काल में आर्द्रता की मात्रा समुद्र के तटवर्ती भाग से भीतर की ओर क्रमशः कम हो जाती है। यानी कि जब आप समुद्र से तब तट में और अंदर आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? आर्द्रता तो कम होगी ही, इसमें कोई नई बात नहीं है। और देश के आंतरिक भाग में वायु शुष्क होती है, उष्ण होती है। इससे निचले स्तर पर वायु गर्म होकर उठती है। असम और जो बंगाल की काल वैसाखी व दक्षिण भारत में आम्र बौछार के नाम से कुछ वर्षा होती है, और यह बौछार क्या करती है? आमों को एवं कहवा के लिए लाभदायक होती है, इसलिए इसको आम्र बौछार या फिर आम्र वर्षा कहा जाता है। नेक्स्ट इसमें आपका उपग्रहों से प्राप्त कृत्रिम चित्रों के आधार पर भारत का वनाच्छादित क्षेत्र है। कितना है वनाच्छादित क्षेत्र? 20%, 13%, 33% या फिर 30%। तो ये है आपका 20% क्षेत्र वनाच्छादित है, यानी कि वनों से ढका हुआ है। व्याख्या देख लेंगे इसकी। उपग्रहों से प्राप्त जो कृत्रिम चित्र मिले हुए हैं, यानी कि जो उपग्रह हैं, सैटेलाइट्स होते हैं, उनके आधार पर चित्र लिए गए हैं। अब उससे उन चित्रों से पता लगा है कि जो वनों से आच्छादित क्षेत्र है भारत का, वो टोटल 20% है। और भारत में वनों का वितरण असमान एवं अपर्याप्त है। भारत में समस्त भूमि का लगभग 23% वनाच्छादित है। यहाँ पे 20 दिया गया था, लेकिन 23 हो जाएगा। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अंतर्गत 2012 तक देश में 33% वन क्षेत्र प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसमें मैदानी भाग में 20%, ये परसेंटेज आप याद रखेंगे। मैदानी भाग में कितना? 20%। पर्वतीय भागों में 60% का लक्ष्य रखा गया था। और वर्तमान में अगर अभी के टाइम में आप देखोगे जो डेटा लिया गया है, उसमें वनों से आच्छादित क्षेत्र अगर पूछा जाए तो वो हो जाएगा आपका 24.62%। ये भाग कैसा हो जाएगा? वनों से ढका हुआ या फिर वनों से आच्छादित ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसमें आपके कुछ ये घास के मैदान दिए गए हैं और उनकी जगह दी गई है, कौन से घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं। तो चलिए इनका मैच द फॉलोइंग यानी कि मिला लेते हैं इनको। तो आपका जो पंपास है, पंपास अर्जेंटीना में मिलता है। ठीक है।
और इसके बाद में जो आपका कंपोज है, कंपोज मिलता है ब्राज़ील में, और प्रेयरी मिलता है आपका उत्तरी अमेरिका में, बेल्ट मिलता है आपको दक्षिण अफ्रीका में, एवं डाउन्स मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो आपका पहले का हो जाएगा, पहला दोनों में दिया गया है। और भी आपके नीचे देख लेते हैं, ये आपके सभी कूट आ गए। तो ये पंपास हो जाएगा कहाँ पे, ये और कंपोज हो जाएगा आपका ब्राज़ील में, पेरी हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में, बेल्ट हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में, डाउन्स हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही से मैच हो रहा है आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया, बी हो गया आपका ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नांकित में से किसे पारिस्थितिकी आतंकवादी कहा जाता है? पारिस्थितिकी आतंकवादी किसको कहा जाता है? झूमिंग कृषि को, मृदा अपरदन को, यूकेलिप्टस को, या फिर रासायनिक उर्वरक को। जो यूकेलिप्टस का पेड़ है इसको अन्य नाम दिया गया है, पारिस्थितिकी आतंकवादी के नाम इसको दिया गया है। ठीक है, किसी भी समय पारिस्थितिकी का मूल समझा जाने वाला पौधा यूकेलिप्टस आज पारिस्थितिकी आतंकवाद का संज्ञा पा चुका है, जिसका कारण क्या है कि ये जो पौधा है प्रतिदिन लगभग 60 लीटर जल का अवशोषण कर लेता है और इसमें बाष्पोत्सर्जन नहीं होता। यानी कि इसमें इसका कारण क्या होता है, जो जल दिया जाता है इसको सिंचाई के टाइम पे, यानी पानी जो पेड़ों में अपन देते हैं तो इसको थोड़ा बहुत पानी नहीं चाहिए होता है, ये पानी पूरा कितना लेता है, 60 लीटर पानी ये लेता है। उसके बाद भी ये क्या करता है, बाष्पोत्सर्जन नहीं करता, यानी कि पानी रिलीज नहीं करता, ये पानी अपने अंदर ही रख लेता है, अंदर ही चला जाता है इसके, लेकिन ये पानी बाहर की तरफ नहीं करता जैसे कि और पेड़ पौधे करते हैं, वो ये काम नहीं करता है। इसलिए इसको क्या दिया गया है, पारिस्थितिकी आतंकवाद की इसको संज्ञा दी गई है। ठीक है, कैसा पेड़ है देख लीजिए आप भी। नेक्स्ट है इसमें आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। कहाँ पे है ये आपका, उत्तर प्रदेश में एंड हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, या फिर सिक्किम में। तो ये आपका है उत्तराखंड में स्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि सबसे पहला भी इसको माना जाता है। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के नैनीताल जिले में है, शिवालिक और रामगंगा घाटी में विस्तृत है। यह भारत का सबसे पुराना अभ्यारण्य है, सबसे पुराना कहिए या फिर सबसे इसको पहला कहिए। और इस पार्क की स्थापना हुई थी 1936 में। प्रारंभ में इसका नाम रखा गया था हैली राष्ट्रीय उद्यान। जब शुरुआत इसकी हुई थी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की, तो अब इसका नाम कॉर्बेट नेशनल पार्क ना होकर के क्या रहा था, हैली राष्ट्रीय नेशनल उद्यान रखा गया था। और इस राष्ट्रीय पार्क को 1973 में बाघ परियोजना लागू की गई थी। कब की गई थी, डेट आप याद रखेंगे कि 1973 में ये बाघ परियोजना शुरू की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका कह रहा है कि कार्ल रिटर ने लैंडर कुंडे शब्द का प्रयोग किस अध्ययन के लिए किया हुआ था? तो ये लैंडर कुंडे जो शब्द का प्रयोग था उन्होंने क्षेत्रीय अध्ययन के लिए, प्रादेशिक अध्ययन के लिए, या फिर मानव केंद्रित अध्ययन के लिए, या फिर क्रमबद्ध अध्ययन के लिए। तो जो लैंडर कुंडे शब्द दिया था कार्ल रिटर ने दिया था। अब कार्ल रिटर ने किसके लिए दिया था, तो ये प्रादेशिक अध्ययन के लिए उन्होंने लैंडर कुंडे शब्द का प्रयोग किया हुआ था। ठीक है, चलिए व्याख्या देख लेते हैं। कार्ल रिटर ने लैंडर कुंडे शब्द का जो प्रयोग किया है प्रादेशिक अध्ययन के लिए किया हुआ है। और जो कार्ल रिटर हैं इनको प्रादेशिक भूगोल का जनक भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है और पूछा भी जाएगा, इम्पोर्टेंट है, तो ये आप फैक्ट्स इसका नोट कर लेंगे। ठीक है, रिटर ने भौगोलिक अध्ययन में प्रादेशिक विधि को अपनाया। उन्होंने भूतल को प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त करके उनका भौगोलिक वर्णन किया तथा प्रदेशों के सीमांकन के लिए प्राकृतिक तथ्य जैसे कि पर्वत, नदी घाटी, इन सभी को रखा, आधार बनाया था। यानी कि जब उन्होंने अपना विवरण दिया था, ये भौगोलिक वर्णन किया था, तो उसमें उन्होंने आधार क्या क्या बनाया था, पर्वतों को बनाया था, यानी जो प्राकृतिक तथ्य थे उनको उन्होंने अपना आधार बनाया हुआ था, न कि राजनीतिक सीमाओं को। ठीक है, उन्होंने प्राकृतिक प्रदेश के लिए जर्मन भाषा के लैंडर कुंडे शब्द का प्रयोग किया था। ये जो शब्द है लैंडर कुंडे, ये किसने दिया है, कार्ल रिटर ने दिया हुआ है, तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक विचारधाराओं के विकास का सही अनुक्रम है? तो ये देखिए आपका पहले कौन सा आया था, सबसे पहले अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे निश्चयवाद की संकल्पना आई थी। उसके बाद में आपका संभववाद, उसके बाद में मात्रात्मक क्रांति एवं उसके बाद में बिहेवियरिज्म यानी कि व्यवहारवाद की स्थापना हुई थी। तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसकी व्याख्या चलिए देख लेते हैं।
भौगोलिक विचारधाराओं के ऐतिहासिक विकास के क्रम में सर्वप्रथम निश्चयवादी अर्थात यानी कि पर्यावरणवाद, जिसके अनुसार वही होता है जो प्रकृति चाहती है। निश्चयवाद में क्या होता है कि जो प्रकृति है वही करता धरता है, वही सब मेन है, प्रकृति जो चाहेगी उस हिसाब से इंसान को चलाएगी। ये किस में रखा गया था? निश्चयवाद में या फिर पर्यावरणवाद में रखा गया था। और निश्चयवाद के बाद में आया था संभववाद यानी कि पॉसिबिलिज्म। ठीक है, और इनके जनक कौन रहे थे? फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता। पॉसिबिलिज्म शब्द दिया था फेब्रे ने, एवं इसका आगे जो बढ़ाया था वो ब्लॉन्स ने किया था। यानी कि इसमें दोनों का नाम आता है, लेकिन अगर ज़्यादातर पूछा जाए तो वो नाम ब्लॉन्स का ही आता है। तो जो संभववाद था ये आया, यानी कि कुछ भी पॉसिबल है, अगर प्रकृति में चेंज करना चाहे इंसान तो कर सकता है। ये जो मानव है प्रकृति से बिल्कुल बंधा हुआ नहीं है, वो अपने अनुसार उसको चेंज कर सकता है। ये किसने कहा था? ब्लॉन्स महोदय ने कहा था, यानी कि ये संभववाद में कहा था। फिर आते हैं आपके मात्रात्मक क्रांति। इसका श्रेय दिया जाता है किसको? बर्टन को। और उसके बाद में आया आपका व्यवहारवाद। इसका उदय हुआ मात्रात्मक क्रांति के विरोध में हुआ था। ठीक है, और भूगोल में आचारपरक या फिर व्यवहारवाद उपगम का प्रयोग सर्वप्रथम किया था विलियम किर्क ने। जो बिहेवियरल है या फिर व्यवहारवाद है, इसका प्रयोग किसने किया था? विलियम किर्क ने 1963 में। लोक कल्याणकारी भूगोल की अवधारणा का जन्म हुआ इसके बाद में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने गतिशीलता संक्रमण विचार को विकसित किया है? कौन सा भूगोलवेत्ता था ये? E.S. ली या फिर E.G. रेवेनस्टीन, डब्ल्यू जेलेंस्की या फिर C.D. हैरिस? तो ये आपके हो जाएंगे डब्ल्यू जेलेंस्की। तो इन्होंने गतिशीलता संक्रमण का विचार दिया। और जेलेंस्की के अनुसार प्रवास के मॉडल एवं जनसांख्यिकी मॉडल के बीच में समानता पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम वास्तविकता से संबंधित विज्ञानों का वर्गीकरण प्रस्तावित किया हुआ है? कौन हो जाएंगे आपके? इमैनुअल कांट, अल्फ्रेड हेटनर, कार्ल रिटर एवं रिचर्ड हर्टसोन। तो ये हो जाएंगे आपके इमैनुअल कांट, जिनको के वास्तविकता संबंधित विज्ञानों का वर्गीकरण प्रस्तावित किया था। व्याख्या देख लेते हैं इनकी। कांट की जो भाषण माला थी भौतिक भूगोल के नाम से जानी जाती है, यानी कि उनका योगदान ज़्यादातर किस में रहा था? भौतिक भूगोल में रहा था। जर्मन भाषा में प्रकाशित उनकी भाषणमाला के अनुसार पृथ्वी की व्याख्या एवं अध्ययन कई प्रकार से किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने भूगोल को निम्न शाखाओं में बांटा हुआ है। भूगोल की कौन कौन सी शाखाएं उन्होंने बताई हैं? जैसे कि भौतिक भूगोल हो जाएगा, नैतिक भूगोल है, वाणिज्यिक भूगोल है, गणितीय भूगोल है, राजनीतिक भूगोल है, धर्मपरक भूगोल है। कई तरीके के भूगोल उन्होंने बांटे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक संकल्पना बाइडल डीला ब्लॉस से संबंधित नहीं है? तो इसमें कौन सी जो संकल्पना है एक बाइडल डीला ब्लॉस ने नहीं दी थी? तो आपकी जो पार्थिविकता है, विशिष्ट जीवन पद्धति यानी कि जेनरेदबी, संभववाद, ये तीनों जो संबंधित हैं ये ब्लॉस से संबंधित हैं। जो लैंडसार्ट शब्द है यानी भूदृश्य है, ये ब्लॉस से संबंधित नहीं है। ये किसने दिया था? जर्मन भूगोलवेत्ता रहे थे। और ये इसमें देखिए ब्लॉस ने पार्थिव एकता का सिद्धांत दिया था और विशिष्ट जीवन पद्धति यानी कि जेनरेदबी की संकल्पना दी थी इन्होंने, संभववाद की संकल्पना दी थी। जबकि लैंडशाफ्ट जर्मनी का एक प्रमुख भौगोलिक संकल्पना है। जर्मन भूगोलवेत्ताओं के अनुसार लैंडशाफ्ट का अध्ययन है एवं लैंडशाफ्ट भूगोल का प्रयोग सबसे पहले पसारगे ने 1913 में किया हुआ है और लैंडशाफ्ट का प्रयोग भूदृश्य और प्रदेशों दोनों के लिए किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका, निम्नांकित में से किस काल में मध्य एशिया को मानव जाति का पालना कहा जाता है? कौन से काल में कहा गया था इसको? इयोसीन काल, प्लीस्टोसीन काल, प्लायोसीन एवं होलोसीन। तो जो आपका प्लीस्टोसीन काल था उसमें मध्य एशिया को मानव जाति का पालना कहा गया था। 1892 ईस्वी में जावा द्वीप से प्राप्त मानव खोपड़ी यानी 5 लाख वर्ष पूर्व मानी गई थी। जो वहाँ से जावा द्वीप से मानव की खोपड़ी मिली थी उसको कितने वर्ष पहले मानी गई थी? कि 5 लाख वर्ष पुरानी है। इस तथ्य को रेखांकित करती थी कि लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व अर्थात प्लीस्टोसीन युग में एशिया में मानव का जन्म स्थल रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये आपकी प्रजातियां हो गई और ये आपके महाद्वीप हो गए। कौन सी प्रजाति कहाँ पे पाई जाती है इसको देख लेते हैं। जो आपकी नेलोटिक प्रजाति है ये अफ्रीका में पाई जाती है। नॉर्डिक प्रजाति है आपकी ये यूरोप में पाई जाती है। और आप देखेंगे तो
अमरिंडियन पाई जाती है दक्षिणी अमेरिका में एवं रेड इंडियंस पाए जाते हैं उत्तरी अमेरिका में। तो आपका जो ऑप्शन सही हो रहा है यहाँ पे बी सही से मैच हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। लैटिन अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है, यानी कि कम से कम है? कौन सा हो जाएगा आपका? ब्राज़ील है, इक्वाडोर है, कोलंबिया है एवं मेक्सिको है। तो जो आपका ब्राज़ील है, यहाँ पे जनसंख्या का घनत्व सबसे कम पाया जाता है, यानी कि बहुत कम पाया जाता है। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। जो ब्राज़ील है, यहाँ पे जनसंख्या घनत्व 25 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, यानी कि अगर आप 1 किलोमीटर की दूरी पर जाएंगे तो यहाँ पर टोटल आपको कितने लोग देखने को मिलेंगे? 25 लोग यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। अगर इक्वाडोर का देखा जाए तो इक्वाडोर में 71 है, कोलंबिया का 46 है और जो मेक्सिको है उसका जनसंख्या घनत्व 66 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिए गई आपकी जनजाति एवं राज्य, ये कैसी हैं? भारतीय जनजाति हैं। इनको मिला लेते हैं। तो जो आपकी मुंडा जनजाति है, मुंडा मिलती है आपको झारखंड में। टोडा में अगर आप जाएंगे तो टोडा जनजाति आपको मिलेगी कहाँ पे? तमिलनाडु में मिल जाएगी। और खासी जो जनजाति हैं ये आपको मिलेंगी मेघालय में, एवं गौंड जनजाति मिलेंगी आपको मध्य प्रदेश में। पहले का ए का थर्ड हो जाएगा इसमें, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का थर्ड। चलिए 1 मिनट, क्वेश्चन गायब हो गया, 1 मिनट आप। ये आपका इसमें डी ऑप्शन सही से मैच हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। न्यूजीलैंड के मूल निवासी कहे जाते हैं, इनको क्या कहा जाता है? फ्लेमिंग्स, मियोस, माओरी एवं कुर्दस। तो इनको कहा जाता है क्या? माओरी, जो कि न्यूजीलैंड के मूल निवासी हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित देशों में कौन जनांकिकी संक्रमण के अंतिम चरण में है? कौन है ये? भारत है, जापान है, मिस्र एवं बांग्लादेश है। तो जनांकिकी संक्रमण की जो अंतिम अवस्था है उसके चरण में कौन हो जाएगा? ये आपके जापान हो जाएंगे। व्याख्या इसकी देख लेते हैं। जापान जनसंख्या संक्रमण के अंतिम अवस्था के प्रारंभिक चरण में है। इस अवस्था में जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों की पर्याप्त मात्रा में क्या हो जाती है? गिरावट आ जाती है। इसके फलस्वरूप जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है, जिससे जनसंख्या स्थायी हो जाती है। यानी कि इसमें क्या होता है, जब मृत्यु दर और जन्म दर दोनों में ही कमी आने लग जाएगी तो क्या होगा? जनसंख्या स्थिर हो जाएगी। जब ना तो बढ़ रहे हैं लेकिन घट रहे हैं, जो वृद्ध लोग हैं वो हैं, बच्चों की संख्या यहाँ पे बढ़ नहीं रही है, जो उस टाइम पे हैं लोग, उनकी क्या है? एज बढ़ती जा रही है। अब देखे जाएंगे तो नीचे का जो ढांचा हो जाएगा आपका बहुत बेकार हो जाएगा, और ये इस तरीके से आपका एक वो बन जाएगा पिरामिड। ठीक है, जर्मनी का इस टाइप से बन जाएगा। यानी कि यहाँ पे वृद्धों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी और नीचे जाएंगे तो बच्चों की संख्या बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि मृत्यु कम है और जन्म दर भी कम हो जाएगी। तो जब जन्म दर होगी तो ये जगह कम होगी, मृत्यु दर कम होगी तो ये जगह बढ़ेगी। और इसमें क्या होगा? जो आगे वर्किंग पॉपुलेशन होगी वो भी कम होती जाएगी और आगे चल के ये भी वृद्ध हो जाएंगे, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये क्या है? जो जनसंख्या संक्रमण अवस्था है उसकी सबसे लास्ट स्टेज है। और इसका ये प्रारंभिक चरण में कौन चल रहा है? जापान आपका चल रहा है। और भी इसमें कई देश आ चुके हैं, उनको देख लेते हैं। इसके फलस्वरूप जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या फिर जनसंख्या स्थायी हो जाती है। और जो जनसंख्या वृद्धि लगभग रुक जाती है। अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, जापान आदि इस देश में क्या होता है? जो जनसंख्या संक्रमण है उसकी इस अवस्था तक आराम से पहुंच चुके हैं। जबकि अंतिम अवस्था, अंतिम चरण में जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर कम हो जाएगी। जब अंतिम अवस्था होगा तो उसमें क्या होगा? जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर और भी कम हो जाएगी, जिससे जनसंख्या घटने की प्रवृत्ति आ जाएगी। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, डेनमार्क इस अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। यानी कि उनमें क्या हो रहा है? जन्म दर से भी ज़्यादा मृत्यु दर कम हो रही है। यानी कि बच्चे तो हो ही नहीं रहे हैं, मृत्यु दर और भी इससे कम हो रही है। वृद्ध लोगों की वहाँ पे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वर्किंग पॉपुलेशन वहाँ पे कम होती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे मुक्ता मेघों की जननी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? ये क्षोभ सीमा को, क्षोभ मंडल को, समताप मंडल को या फिर ओजोन मंडल को। तो जो मुक्ता मेघों की जननी है ये कहा जाता है समताप मंडल को। सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा, मुक्ता मंडल या फिर मदर ऑफ पर्ल क्लाउड। ठीक है, नेकियस क्लाउड इसको दिखाई पड़ते हैं यहाँ पे। व्याख्या देख लीजिए इसकी। समताप मंडल जलवाष्प रहित होते हैं, यानी कि यहाँ पे कोई भी वाष्प नहीं रहता है, मौसम शांत रहता है।
धूल कणों से रहित होता है। इसमें मेघ नहीं बनते हैं, जो बादल होते हैं वो नहीं बनते हैं। कभी कभी जो निचला समताप मंडल है, इसमें आपको अगर बादल दिखाई देंगे तो ये सिरस क्लाउड दिखाई देंगे। इसमें इसको मदर ऑफ पर्ल क्लाउड या फिर नेकिस क्लाउड भी यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं। इसी कारण समताप मंडल को मुक्त मेघों की जननी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि मुक्ताप मेघ क्या हो जाएगा, मेघों से मुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हो जाएगा आपका, निम्नांकित में से कौन सा पवन अन्य तीनों से भिन्न है। कौन सी हो जाएगी, चिनूक, फॉन, ब्लिजार्ड, हरमट्टन। तो इसमें कौन सी पवन जो कि इनसे अलग हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी ब्लिजार्ड। ये कैसी पवन है, ध्रुवीय पवन है, यानी कि ध्रुवों की तरफ से आ रही है ये वाली पवन, और जो कि अत्यधिक सर्द और हिमकणों से होती है। यानी कि ध्रुवों की तरफ से जो भी आपको पवन आती दिखेगी वो कैसी होगी, ठंडी होगी। और यह पवन साइबेरिया एवं उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में प्रवाहित होती है। बाकी की चिनूक हो गई, फॉन हो गई, हरमट्टन हो गई, ये सब कैसी हवाएं हो जाएंगी, गर्म हवाएं हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा चलिए, आपका ये सेशन सिर्फ आज हम इतना ही करेंगे, और ये सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।